नमस्कार दोस्तों। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। 8 अक्टूबर को दो राज्यों के नतीजे हमारे सामने आए। जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा दोनों जगह असेंबली के चुनाव हुए थे। हालांकि चर्चा दोनों राज्यों पर होनी चाहिए थी। जम्मू कश्मीर के नतीजे भी अप्रत्याशित हैं, अनप्रेसिडेंटेड हैं और बहुत ही अहम हैं। खैर उसकी चर्चा किसी और दिन करेंगे। लेकिन बात काफ़ी ज़्यादा हो रही है हरियाणा के बारे में, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर कांग्रेस ने ये समझा था कि उनकी जीत सुनिश्चित है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सारे एग्जिट पोल इस बार गलत हुए, हालांकि एग्जिट पोल को हम लोग मानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक भी एग्जिट पोल ऐसा नहीं था जिसने बीजेपी की जीत जीत यहाँ पर दिखाई थी। यहाँ तक के जो ज्यादातर एग्जिट पोल्स बीजेपी का समर्थन करते हैं, उन्होंने भी कम से कम कांग्रेस की 48 सीट दिखाई हुई थी। राहुल गांधी ने इन नतीजों को अप्रत्याशित बताया, अनप्रेसिडेंटेड बताया और उनकी पार्टी ने इन नतीजों को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन इससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि गाड़ी तो आगे चलती रहेगी। 8 तारीख के बाद से आज तक हर सोशल मीडिया चैनल पर केवल यही चर्चाएं हो रही हैं कि कांग्रेस क्यों हारी, किसकी गलती थी, कौन झगड़ा कर रहा था, कौन बाहर नहीं आया इत्यादि। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं भी आपको कुछ इसी तरह की बातें आज बताऊंगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं केवल आपको कुछ डेटा दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, व्हेनेवर देयर इज अ डाउट लुक एट डेटा। जब भी आपको संदेह हो तो जाके डेटा देखिए, आपको वहां से जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। मैं दो तीन चीज अलग तरह का डेटा दिखाऊंगा, वो आप देख के अपने आप ये अंदाजा लगाइए कि हरियाणा के चुनाव में धांधली हुई थी या नहीं हुई थी। हरियाणा के इस इलेक्शन का डेटा जब आप एनालाइज करेंगे, तो आप पाएंगे कि काफी एबनॉर्मेलिटीज निकल के आ रही हैं, जो ज्यादातर दूसरे इलेक्शन जब स्टेट के होते हैं और उनका डेटा आप एनालाइज करें, तो उनमें ये चीजें आपको नजर नहीं आएंगी। मैं 3 मुद्दों का यहाँ पर ज़िक्र करूँगा आज के इस एपिसोड में। पहला, कि ये एक्स्ट्रा वोट जो 72,000 से ज़्यादा के गिनने में आ रहे हैं, वो कहाँ से आए? दूसरा, जीत और हार का जो ज्योग्राफिकल एरिया है, वो इतना सिमेट्रिकल है कि अक्सर ऐसा हमें देखने को मिलता नहीं है। ये उन्हीं राज्यों में देखने को हमें मिलता है, जहाँ पे घपले के अंदेशे जताए गए हैं। और तीसरा, विन और लॉस की मार्जिन का जब आप एनालिसिस करेंगे, तो काफी ये एक मिस्ट्री सी बन जाती है कि ये मार्जिन इस तरह के क्यों हैं। तो अंत तक बने रहिए और ये एपिसोड पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सबसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। अगर आप लोग ट्विटर पे हैं, तो राजू परूलकर की ये ट्वीट शायद आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें इन्होंने टीसीआई को ये मार्क किया है। इन्होंने कुछ डेटा को एनालाइज किया है, मैं उसी डेटा को आपको यहाँ पर प्रस्तुत करूंगा। हरियाणा में एलिजिबल वोटर, जिनको इलेक्टर्स कहते हैं, उनकी कुल संख्या है 2,54,54,350, जिसमें से 1,07,75,957 पुरुष हैं और 95,77,926 महिलाएं हैं, और अन्य की कैटेगरी में 467 लोग आते हैं। तो इलेक्शन कमीशन के अनुसार उस दिन 67.9% वोटर टर्नआउट रहा, जिसको हम वीटीआर परसेंटेज कहेंगे इस एपिसोड में। तो अगर आप 2,03,54,350 का 67.9% निकालेंगे, तो वो बनता है 1,38,20,604 वोट। इतने वोट्स पड़े गए थे उस दिन अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन। और इसमें से 39.94% वोट्स वो बीजेपी को पड़े थे।
तो इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो बीजेपी को पड़े थे 55,19,949 वोट्स। I will quickly repeat these numbers in English. The total electors in Haryana is 2 crores 3,54,350. The voter turnout according to ECI was 67.9%. So if you back calculate, the total number of people who voted in Haryana was 1 crore 38 lakhs 20,604. And since BJP got 39.94% of the vote, that translates into BJP getting 55 lakhs 19,949 वोट्स। लेकिन अगर आप यहाँ इलेक्शन कमीशन की साइट पर जाएंगे results.eci.gov.in और हरियाणा के रिजल्ट्स देखेंगे तो आपको ये पेज मिलेगा। इसमें थोड़ा नीचे जाइए जहाँ पे पार्टी वाइज वोट शेयर लिखा है और यहाँ अगर आप बीजेपी पर जाके क्लिक करेंगे तो वोटिंग परसेंटेज 39.94 ही है, लेकिन नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड यहाँ पर 55,48,800 है। 55,48,800 वोट दिखाए जा रहे हैं। ये सारा डेटा मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ही दिखाया है। तो कहीं पे यहाँ मिसमैच नजर आ रहा है, या तो टोटल इलेक्टर्स गलत हैं या वोटिंग परसेंटेज गलत है या जिस तरह से वोट्स कंप्यूट किए हैं वो चीज गलत है। अगर हम एक बार को मान लें कि बीजेपी को 55,48,800 वोट ही मिले थे और ये रिप्रेजेंट करता है 39.94% का वोट शेयर, तो अगर आप बैक कैलकुलेट करेंगे तो फिर उस केस में एक्चुअल वोटर टर्नआउट ज्यादा बनता है 68.25%, ना कि 67.9%। तो इसलिए ये फिगर्स आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। एक और चीज आप ध्यान दीजिए कि बीजेपी के जो वोट्स पड़े थे वो एक राउंड फिगर में इस बार आए हैं 55,48,800। ये ऐसा जरूर है कि ये 1 इन अ मिलियन चांस है कि ऐसा हो सकता है, ये इसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन अभी तक का ट्रेंड ऐसा नहीं दिखाता है। हरियाणा के पिछले 4-5 इलेक्शन अगर आप देखें और बीजेपी का वोट शेयर देखें और वोट्स पोल देखें तो एक भी इंस्टेंस ऐसा नहीं है जहां एक राउंड फिगर में बीजेपी को वोट मिले होंगे। ये 2005 से 2024 का डेटा मैंने यहाँ पर दिखाया है। एक आखिरी स्लाइड इस मुद्दे के बारे में मैं दिखाऊंगा, फिर अगले पे चलेंगे। ये राइट हैंड साइड पर इलेक्शन कमीशन का एक प्रेस नोट है जो 5 तारीख को दिया गया, जिसमें उन्होंने लिखा है हरियाणा रिकॉर्ड 61.19% टर्नआउट एज ऑफ 7 पीएम और उसके बाद अगली सुबह हम सब जानते हैं कि ये 67.9% ये बताया गया, लगभग 6% ये बढ़ गया। मेरा ऐसा बस एक सवाल है कि जब 7 बजे वोटिंग जब के खत्म हो गई और आपने वोटिंग परसेंटेज बता दिया, तो ये कौन सा प्रोसेस है कि ओवरनाइट में ये 5, 6, 7% ये वोट बढ़ जाते हैं? इसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने आज तक नहीं दिया है, क्योंकि ये पहले लोकसभा इलेक्शन में भी ऐसा देखा गया था कि वोटिंग बंद होने के बाद ये वोटर टर्नआउट बढ़ जाता है। इसी तरह का कैलकुलेशन राजू परूलकर ने भी किया है। उन्होंने भी जो कंप्यूट किया है उनके हिसाब से 72,235 72,235 वोट्स की एक डिस्क्रिपेंसी है, यानी कि अधिक पड़े हैं जो कहीं पे टैली नहीं हो पा रहे हैं। ये डेटा इस बात का प्रमाण नहीं है कि इस इलेक्शन में कोई धांधली हुई है, लेकिन ये सवाल जरूर खड़े करता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आगे बढ़कर ये क्लैरिफाई एक बार कर देना चाहिए कि ये उनका प्रोसेस क्या है और ये सब किस वजह से होता है। अब दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं जिसमें मैंने ये लिखा है कि जो विन लॉस की जो बाउंड्रीज इस बार आई हैं वो काफी सिमेट्रिकल है। इसके लिए मैं आपको कुछ नक्शे दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैं 2 राज्यों के आपको इलेक्शंस के रिजल्ट्स के मैप दिखा रहा हूँ। बाईं तरफ है छत्तीसगढ़ 2023 में जो इलेक्शन हुए थे उसका नक्शा है और दाईं तरफ हरियाणा में जो अभी इसी महीने इलेक्शन हुए हैं उसका ये नक्शा है। गौर करने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ में भी ये उठा था कि यहाँ पर
कुछ रिजल्ट्स में प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि 11 बजे 12 बजे तक कांग्रेस आगे थी और फिर एकदम से बीजेपी आगे बढ़ गई। बिल्कुल वैसा ही हरियाणा में भी हुआ। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ सेगमेंट्स बन जाते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस, और इसमें बीच में एक भी सीट ऐसी नहीं है जो बीजेपी को गई हो। कुछ ऐसा ही हरियाणा में भी देखने को मिला है। आप शुरू करिए तो कांग्रेस, फिर बीजेपी, इस इलाके में एक भी कांग्रेस सीट नहीं है। फिर जहाँ पे कांग्रेस है वहाँ पे बीजेपी की कोई सीट नहीं है, फिर से बीजेपी, पूरी बेल्ट आ गई सदर्न हरियाणा की, और फिर कांग्रेस। तो ये आम तौर पर इस टाइप का पैटर्न देखने को बहुत कम या ना के बराबर होता है। मैं इसी तरह का डेटा आपको 2023 कर्नाटक का यहाँ दिखा रहा हूँ बाईं तरफ, और दाईं तरफ 2019 महाराष्ट्र असेंबली का। यहाँ आप देखेंगे तो वैसा पैटर्न कहीं नजर नहीं आता है कि कुछ लेयर्स बन गई हो या सेगमेंट्स बन गए हो। कहीं पे बीजेपी आ जाती है, कहीं पे कांग्रेस आ जाती है, कहीं जनता दल आ जाता है, तो इसी टाइप का मिक्स सा एक पोलिंग का पैटर्न है। इसी तरह आप दाईं तरफ महाराष्ट्र देखेंगे तो कहीं पे शिवसेना है, कहीं बीजेपी है, कहीं कांग्रेस है। तो एक ऐसा सेगमेंटेड पैटर्न आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा। आप शायद सोचेंगे कि जम्मू कश्मीर में आपको एक सिमेट्रिकल पैटर्न अवश्य मिलेगा। तो पहली चीज, वहाँ की हिस्ट्री अलग है, वहाँ की ज्योग्राफी अलग है, वहाँ की डेमोग्राफी अलग है। वैली में मुस्लिम पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, और जम्मू रीजन में हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उसी हिसाब से वहाँ पोलिंग भी होती है। लेकिन एक बात जरूर है, अगर आप सोचें कि हमेशा से बीजेपी जम्मू रीजन में स्ट्रांग रही है, तो ऐसा नहीं है। 2002 में जब इलेक्शन जेएनके में हुए थे, तब बीजेपी को केवल एक सीट मिली थी जम्मू रीजन में, वो भी नगरोटा की सीट थी जम्मू शहर में, तब भी बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। तो ऐसे सिमेट्रिकल पैटर्न्स अगर पॉपुलेशन की, डेमोग्राफिक्स की वजह से आ रहे हैं, तो अगर कोई ये मेरे को समझा सके तो ये डेटा मेरे को अवश्य भेजिएगा। अब तीसरे पॉइंट पर चलते हैं, जो विन मार्जिन हैं उनको एनालाइज करते हैं, और हम देखेंगे इन सब से क्या चीज निकल के आ रही है। ये लास्ट सेक्शन सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर कोई भी पॉइंटर निकल रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है, तो ये इससे ही आपको कुछ पता चल सकता है। बिन मार्जिन्स को एनालाइज करने के लिए मैंने अलग-अलग बिन बनाए। 1 से 500 की का बिन, 500 से 1000, 1000 से 2000, 2000 से 5000, 5000 से 10,000 और 10,000 से ज़्यादा। तो टोटल जो 90 सीट्स का रिजल्ट आया है, उसमें 59 सीट्स ऐसी हैं जहां पे जीतने वाले का मार्जिन 10,000 वोट से ज्यादा रहा है, और 31 सीट ऐसी रही हैं जहां पे मार्जिन 10,000 से कम रहा है। पहले 10,000 से कम वाली सीट्स का एनालिसिस करते हैं बीजेपी और कांग्रेस में। बीजेपी को सीट्स जो 10,000 से कम के मार्जिन पर जीती हैं, वो 14 सीट्स थी। 1 से 500 के बीच में केवल एक सीट जीती, 1000 से 2000 में एक, 2000 से 5000 8 सीट, और 5000 से 10,000 4 सीट। कांग्रेस की भी लगभग उतनी सीट्स आई हैं, 15 सीट्स 10,000 के मार्जिन से कम जीती। 500 में एक भी सीट नहीं, 500 से 1000 एक सीट, 1000 से 2000 के बीच में 4, 2000 से 5000 2, और 5000 से 10,000 के बीच में 8 सीट कांग्रेस ने जीती। 10,000 से ऊपर 22 सीट्स जीती। अब प्रत्येक बिन में जितने भी एंट्रीज हैं उनका हम एवरेज लेके एक एवरेज विन मार्जिन उस बिन का निकाल लेते हैं, और फिर दोनों पार्टीज को हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहली चीज आप नोट करेंगे कि 10,000 से ज्यादा के वोट के मार्जिन से जो जीते हैं उनका एवरेज विन मार्जिन बीजेपी का 26,077 है, और कांग्रेस का 26,552 है, यानी कि लगभग एक सा ही मार्जिन रहा है जब 10,000 से ज्यादा के वोट की सीट्स के बारे में हम बात करते हैं। उससे कम, क्योंकि दोनों सीट्स लगभग बराबर हैं, तो इस इन मार्जिन में कोई खास अंतर नहीं आता है। आप 5,000 से 10,000 देख लीजिए, बीजेपी 6,669 एवरेज विन मार्जिन है, और कांग्रेस 6,726 है, उनसे थोड़ा सा ज्यादा। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है
कि 10,000 से कम वाली सीट में अगर कोई सोचता है कि बीजेपी ने किसी तरह से अपनी सीट बढ़ा ली है, तो ऐसा जो डेटा है वो ऐसा नहीं दिखाता। ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है कि बीजेपी ने अपनी सीट्स जो या लो मार्जिन सीट्स में कोई भी धांधली की है। तो 10,000 मार्जिन से कम वाली सीट्स में जब कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं दिखती है, तो अब हम 10,000 से ऊपर की मार्जिन की बात करते हैं। इसलिए मैंने एक सेगमेंट बनाया है 10,000 से 30,000 वोट्स की मार्जिन से जो सीट्स जीती गई हैं, उनका एनालिसिस हम करते हैं। शुरू करते हैं बीजेपी के डेटा से। 10,000 से कम 14 सीट जीती, ये मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूं, और 10,000 से लेकर 30,000 के विन मार्जिन से बीजेपी ने 23 सीट्स जीती हैं। इसी तरह कांग्रेस ने 10,000 से 30,000 के बीच में विन मार्जिन से 15 सीट्स जीती हैं। ये आखिरी दो स्लाइड में दिखा रहा हूं, इसको जरा ध्यान से डेटा को देखिएगा। ओवरऑल विन मार्जिन बीजेपी जिन 48 सीट में जीती है उनका रहा है 19,612 19,612। ओवरऑल एवरेज विन मार्जिन कांग्रेस का जो 37 सीट्स पर जीती है उसका रहा है 17,582 17,582, यानी कि लगभग 2,000 की मार्जिन से बीजेपी ने ये सीट्स जीती है। अब जो लो मार्जिन विक्ट्रीज थी 10,000 के वोट्स या उससे कम, उसमें बीजेपी की एवरेज विन मार्जिन जो 14 सीट्स जीती हैं उसमें 3,909 रहा है, और कांग्रेस का लो मार्जिन विन्स 10,000 से कम वोट्स को लेकर 15 सीट्स जो थी उसमें एवरेज विन मार्जिन रहा है 4,426, यानी कि लगभग 500 वोट से ज्यादा से कांग्रेस इस सेगमेंट में जीती है जब आप एवरेजेस की बात करते हैं। और इसीलिए ऐसा मेरा मानना है कि इस सेगमेंट में आपको कोई भी गड़बड़ी नहीं देखनी चाहिए। तीसरा और लास्ट है 10 से 30,000 की मार्जिन से कितनी सीट्स बीजेपी ने 23 सीट जीती, उनका एवरेज विन मार्जिन था 17,673, और कांग्रेस ने इसी सेगमेंट में 15 सीट जीती, उनका विन मार्जिन एवरेज था 16,719, यानी कि लगभग 900 से 1000 वोट से ज्यादा का एवरेज मार्जिन इस सेगमेंट में रहा है बीजेपी के फेवर में। और ज़रा ये भी नोट कर लीजिए कि 30,000 से ज़्यादा की मार्जिन से जीती गई सीट्स बीजेपी की 11 थीं, उनका एवरेज विन मार्जिन 43,649 था, और कांग्रेस की तरफ ध्यान दीजिए 6 सीट जीती थी 30,000 से ज़्यादा मार्जिन पर, और एवरेज विन मार्जिन था 52,775, यानी कि हाई मार्जिन एरिया में भी कांग्रेस का परफॉर्मेंस जहां वो जीते वहां बहुत स्ट्रांग रहा है। तो आपने देखा कि लो विन मार्जिन के सेगमेंट में वहां पे भी कांग्रेस का एवरेज विन मार्जिन बीजेपी से ज्यादा रहा है, और जो हाई एंड 30,000 वोट से ज्यादा का जो मार्जिन से सीट जीती गई, वहां पे भी कांग्रेस का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, बीजेपी से बहुत ज्यादा अच्छा रहा है। केवल 10,000 से 30,000 के बीच में जितनी भी सीट जीती गई हैं, वहां पे एक बहुत ही पेक्यूलियर, एक स्ट्रेन सा, एक जब हम डेटा एनालाइज करेंगे तो एक फिनोमेना नजर आया है। 10,000 से जो 30,000 का मैं बात कर रहा हूं उसको मैंने 2-2 हजार के बिन्स अलग से बनाए और फिर से एवरेज विन मार्जिन निकाला है। तो यहाँ पे आप लेफ्ट से अगर आप शुरू करें तो 10 से 12,000 की जो सीट जीती गई उसमें कांग्रेस का बीजेपी से विन मार्जिन, एवरेज विन मार्जिन कम है। 12 से 14 फिर से भी कांग्रेस का कम है। 14 से 16 कांग्रेस का कम है। 16 से 18 कांग्रेस का कम है। 18 से 20 कांग्रेस कम है। 20 से 22 कांग्रेस कम है। 22 से 24 केवल एक यही है जहां पे बीजेपी ने एक ही सीट जीती है उस सेगमेंट में, वहां पे थोड़ा सा ज्यादा है। उसके बाद 26 से 28 इसमें कांग्रेस का कोई डेटा नहीं है, और 28 से 30 फिर से कांग्रेस कम है। तो पूरा 10,000 से 30,000 वाला जो सेगमेंट है आप उसको डिटेलिंग करेंगे तो हर जगह आपको कांग्रेस के वोट्स
कम नजर आएंगे, इसीलिए उनका विन एवरेज विन मार्जिन भी कम है। और इसी सेगमेंट में बीजेपी के को ज्यादा वोट्स मिले हैं, उनका विन मार्जिन भी ज्यादा है। तो केवल यही एक बैंड बचता है जहां पे अगर कोई ये सोचे कि गड़बड़ी हुई है, तो इसी बैंड को देखना चाहिए कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो कांग्रेस का जो क्लेम है कि कुछ काउंटिंग स्टेशन में ईवीएम ऐसे पाए गए जिनकी बैटरी 90% से ज्यादा थी, तो उनको लेकर अगर वो डेटा रिलीज करें तो मैं ये मैप कर सकता हूँ कि क्या वो इसी सेगमेंट में पड़ते थे 10 से 30 हजार की विन मार्जिन के बीच में। और दूसरी चीज, इलेक्शन कमीशन को जो 72,000 वोट्स अनअकाउंटेड हैं उसका क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि वो कहाँ से आए। और ये सब डेटा देखकर मैं आप पर छोड़ता हूँ कि क्या आपको ऐसा लगता है कि ये एक फेयर इलेक्शन हरियाणा में हुआ था या नहीं? देखने के लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।